उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुप्तकाशी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा है संबोधन में, आप भी सुनिए। लंबे समय से जिन्होंने आपके दूर से काम किया है और काम ही नहीं किया है, जो लोग ये कहते हैं कि क्या काम किया है, वो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके बीच में उपस्थित हुई है। आप सब किसी के समर्थन के लिए, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, आप सबका मत मांगने के लिए आया हूँ। और इन्होंने जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में रहकर काम किया है, जो इनका लगाव और जुड़ाव इस क्षेत्र से है, मैंने पिछले 3.5 साल में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में देखा है। इन्होंने अनेक कामों के लिए अनेक बार मेरे पास आई हैं। विधायक न रहते हुए भी काफी प्रयास इस क्षेत्र के लिए किया है। आप सबके बीच में हमेशा बढ़ चढ़कर हर काम में भाग लेती हैं। जब ये विधायक थी तब इन्होंने अनेक कार्य किए, और जब विधायक नहीं भी थी तब भी अनेकों कामों के लिए लगातार मिलती रही है। इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि ऐसी कर्मशील और समर्पित नेता को इस बार आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से विधायक बनाना है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में आज हमारा राज्य देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने इसी बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उनका ये जो ब्रह्म वाक्य था, उनके मुख से निकले हुए जो शिव रूपी शब्द थे, वो शिव रूपी शब्दों का ही कमाल है कि आज पूरी घाटी में आज सकारात्मक रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, बाबा केदार पर उनकी अगाध आस्था है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस कांग्रेस ने देश के अंदर 7 सालों तक लगातार शासन किया, लगातार देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन 7 सालों में कभी कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार नहीं, 7 बार, क्योंकि उनके दिल में बाबा केदार और आप बसते हैं। और मुझे पता है कि आप सबके दिल में बाबा केदार के साथ साथ मोदी जी भी बसते हैं। बसते हैं ना? बसते हैं तो जोर से बोलिए, बसते हैं। जोर से बताइए, बसते हैं ना? आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आज पूरे केदारनाथ धाम में अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या 2013 की प्रलय के बाद इस प्रकार से केदार धाम आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर हो जाएगा? 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि से आज अनेक पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य वहां कराए जा रहे हैं। हम केवल केदार धाम की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरी केदार घाटी में आदरणीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी विधानसभा में अनेक पुल, सड़क, खेल मैदान और पार्कों का आज सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विकास कार्यों के साथ ही हमारी सरकार द्वारा अनेक काम, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 3 गैस सिलेंडर रिफिल योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री जैसी योजना, अनेक योजनाओं ने आज प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई बहनों, हम बड़ी बातें समझते हैं। इस पूरे क्षेत्र के लोगों का व्यवसाय बहुत हद तक चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कांग्रेस के समय में जो काफी घट रही थी, अब साल दर साल बढ़ती जा रही है।
लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, बाबा के धाम में वही पहुंचता है जिसको बाबा बुलाते हैं, लेकिन जब से आज प्रधानमंत्री जी ने बाबा के धाम के बारे में विश्व के लोगों से आह्वान। तो आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जो कि गुप्तकाशी पहुंचे थे। आशा नौटियाल के समर्थन में जनसभा का आयोजन यहाँ पे किया गया था, क्योंकि उपचुनाव जो है वो केदारनाथ सीट पर होने हैं, जिसके लिए कि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, जहाँ पर कि सीएम धामी जो है वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उस लोगों को अपनी नीतियों से प्रभावित कर केदारनाथ सीट पर विजय बनाने का आह्वान जो है वो लगातार किया जा रहा था। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव न करवाने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच में राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि किसी भी स्थिति में इस वर्ष के दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे, इसके लिए सरकार तैयार रही है। वहीं पर आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2023 की बात की जाए तो दिसंबर के महीने में प्रदेश की करीब 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव न करवाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसी होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं। और बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात 9:07 पर शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालु दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बने। सेना के भक्तिमय बैंड की धुनों और साथ ही साथ श्रद्धालु की आस्था के सामूहिक जय घोष के बीच शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों तथा महिला मंगल दल बामनी पांडुकेश्वर माना की महिलाओं ने सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए और बद्री विशाल के यहाँ पर जो गुणगान है वो किए गए। वहीं पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 का समापन हो गया और इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े पुलिस प्रशासन, सेना, ITBP, SDRF सहित सभी विभागों और मंदिर समिति के अधिकारियों कर्मचारियों को यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी गई। देखिए, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जो चारधाम यात्रा थी हमारी, उसका समापन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा ही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस वर्ष हमारी जो चारधाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँचे हैं और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो 10 मई को खुल गए थे और जो कपाट बंदी की तिथि है वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष 25 अप्रैल को कपाट खुल गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम औसतन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफ़ी वर्षा भी हुई है, उसके कारण मार्ग भी बाधित होते रहे। खास करके केदारनाथ में और केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पर अतिवृष्टि हुई, उसके कारण पैदल मार्ग, सड़क मार्ग बाधित हो चुका था, कुछ स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो त्वरित राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए, उसके कारण से समय पर ही यात्रा को सुचारू कर दिया गया और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आए हैं उनके यात्रा मंगलमयी हो, सुखद हो। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को बुरी तरीके से घेरा। बीजेपी प्रवक्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बहुसंख्य हिंदू समाज की आस्था केदारनाथ धाम को, चार धाम यात्रा को सिर्फ बदनाम कर चंद वोटों की राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस को जब जनता ने सत्ता से बाहर किया, इसके बावजूद कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। केदारनाथ की जनता एक तरफ से मन बना चुकी है कि वो विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर, और साथ ही साथ वो एक ऐसी विधानसभा है कि जो सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा स्थान है भगवान केदार का। तो हम लोग वहां पर को हमारा पहला विषय विकास है, और विकास के साथ साथ हमारा विषय ये भी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम भगवान केदारनाथ की उस धरती को और अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें 100% जो है कि एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी पार्टी चुनाव लड़ रही है वो पूरा का पूरा चुनाव सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि उस केदार स्थली को जो देश और दुनिया का आध्यात्म का सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है, उस केंद्र को किसी न किसी रूप में कमजोर करना चाहती है, हमारी आस्था को कमजोर करना चाहती है, हमारे धर्म को कमजोर करना चाहती है, हमारी परंपरा और संस्कृति को कमजोर करना चाहती है। तो इन दोनों के बीच में वहां पर चुनाव है। इसे 100% और बहुत बड़े मार्जिन से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस बीजेपी पर कई तरीके के आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने संगम में गंगा जल हाथ पर लेकर कई आरोप बीजेपी पर लगाए, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता और बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गणेश गोडियाल पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गणेश गोडियाल हमारी पार्टी की चिंता न करें, हमारी चिंता हमारी पार्टी करती है, और ये स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी। इसके साथ ही केदारनाथ में सोना चोरी होने पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरा प्रकरण पर मीडिया को भी बता चुके हैं। यदि गणेश गोडियाल जी अखबार पढ़ते हो या फिर टीवी देखते हो तो उस पर ध्यान दें। जो भी सोना मंदिर में लगा था उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे में की जा रही थी। 23 किलो सोना कम नहीं होता जो चोरी हो गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता को बरगलाने का काम ना करें। विगत दिवस कांग्रेस के नेता गणेश गोडियाल जी रुद्रप्रयाग में संगम पर एक विचित्र और हास्यास्पद नाटक करते हुए दिखे। उस नाटक में उन्होंने हाथ पे जल लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, अनर्गल बयानबाजी करी, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश सरकार का अंग होने के नाते मेरे द्वारा गणेश गोडियाल जी के आरोपों को लेकर के उनके आरोपों को लेकर के जो तथ्य हैं, वास्तविकता है, जो उनका दुष्प्रचार है, गणेश गोडियाल जी ने किन परिस्थितियों में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शब्द का इस्तेमाल किया। मैं गणेश गोडियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की दी है। ये गोडियाल जी का दोष नहीं है कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वो दूसरे परिवेश को भी ऐसा ही समझता है। तो वो सोचता है कि दूसरी जगह भी ऐसे ही होता होगा, तो इसलिए इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने अपने परिवेश के अनुरूप इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने मुझ पर यह भी, मेरे बारे में यह भी टिप्पणी करी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं गणेश गोडियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि ये चिंता आप मत करिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व इस बात की चिंता करेगा। और मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा उनको कि मेरे द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी नहीं प्रस्तुत की गई थी, और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को पूर्व में ही यह अवगत करा चुका था कि मैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के मेरी कोई दावेदारी नहीं है। इसके अलावा गणेश गोडियाल जी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो स्वर्ण मंडित कराया गया उसको लेकर के फिर चर्चा करी। उनके पास मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस बात को फिर से उठाने का दुष्प्रयास किया। गणेश गोडियाल जी, हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और जितने भी तथ्य हैं केदारनाथ मंदिर में
स्वर्णमंडित कराने को लेकर जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, सब कुछ मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रख चुके हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हो, मीडिया पर नजर रखते हो, तो आपको ये अवगत होना चाहिए। जिलाधिकारी की देहरादून को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाने की कवायद परवान चढ़ते नजर आ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी प्रवीण बंसल की अध्यक्षता में यहाँ पर भिक्षावृत्ति उन्मूलन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विगत सप्ताह से भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों हेतु तैयार किए गए माइक्रो प्लान को जिलाधिकारी ने अनुमोदन दे दिया है। इसी दौरान रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों को यहाँ पर इंसेंटिव केयर शेल्टर में उचित माहौल उपलब्ध करवाने हेतु 3 सामाजिक संगठनों यानी आशा, सहसीना, समर्पण से जिला प्रशासन का MOU हस्ताक्षर कर आपस में आमंत्रित हो चुका है। जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति यानी कि BCWPC और बाल कल्याण कमेटी की अगर बात की जाए और साथ ही साथ चाइल्ड हेल्पलाइन की बैठक लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके जनपद में कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति करने हुए ना देखे जाए। बच्चों का स्थान स्कूलों में, सड़कों पर भिक्षावृत्ति करना ही है। इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा और बात की जाए शिक्षा अधिकारी और बाल विकास अधिकारी को प्रभावी माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे। उनके द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। अब इस माइक्रो प्लान को DM ने अनुमोदन कर दिया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एंटी चाइल्ड रैगिंग को लेके जो विगत सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था तो वो पूर्ण हो गया है और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ, जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है, जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड स्टडीज, वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों से बच्चों को एंगेज किया जाएगा, जिससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हट सके। तो वो अगले सप्ताह से हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आज हमारे जो 3 संस्थाएं हैं जो इस पुनीत कार्य में हमारे बाल विकास विभाग का सहायता प्रदान करेंगी, उनके साथ करार भी हो चुका है और उन सब ने अपने एग्रीमेंट एक्सचेंज कर लिए हैं। हमारे व्हीकल्स भी आ चुके हैं जनपद में और DPO उनको रेडी करवा रही हैं फॉर फ्लैगिंग ऑफ बाय ऑनरेबल सीएम। तो इसी मंथ हमारे व्हीकल्स जब ऑनरेबल सीएम द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाते हैं तो वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जनपद भर में पेट्रोलिंग। इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटरों के विरोध और अन्य समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में एकत्रित दर्जनों कांग्रेसियों ने बिजली दफ्तर परिसर में राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने इस संबंध में अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन काशीपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि काशीपुर नगर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के स्थान पर प्रीपेड मीटर लगाए जाने का निर्णय लिया है, जिसका महानगर कांग्रेस पार्टी ने कड़े शब्दों में अपना विरोध व्यक्त किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि इस निर्णय से उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचेगा, जबकि गरीब, दलित, पिछड़े, असहाय और मध्यवर्ती जनता पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आमजन इस समय यहाँ पर चरमरा चुकी है और महंगाई से परेशान है। इसके 2 वक्त की रोटी भी कहीं न कहीं लाले पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन विरोधी निर्णय पर अपना विरोध प्रकट करती है तथा इस निर्णय को ज्ञापन के माध्यम से वापस लेने की मांग करती है। आज हम लोगों को ये
यहाँ धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी है। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड पावर कारपोरेशन है, विद्युत विभाग, उस विद्युत विभाग में बहुत ही अनियमितताएं बरती जा रही हैं। मैं ये पूछना चाहता जो हमारी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो उत्तराखंड प्रदेश की सरकार है, हिंदुस्तान की भारत सरकार है, मैं पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार से कि जब विद्युत विभाग के द्वारा इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए गए हैं सब काशीपुर की जनता के घरों के ऊपर, तो क्या कारण है? क्या प्रीपेड मीटर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या ये सरकार इस देश के कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा उठाने के लिए प्रीपेड मीटर का जो है ये उन्हें ठेका दिया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की जो अडानी ग्रुप है, उस अडानी ग्रुप को ये प्रीपेड मीटर का ठेका क्यों देना पड़ा? क्या इलेक्ट्रिक मीटर जो इससे पहले लगाए गए थे, क्या उनमें कोई कमी है? तो ये भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार की नाकामी है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग प्रीपेड मीटर लगाने का पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जिस तरह से 2 महीने में पहले घरों का बिल आता था, वो 1 महीने में शो कर दिया गया है। क्या कारण है? हमें जवाब दे। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से काशीपुर में प्रीपेड मीटर का विरोध इसलिए करा जा रहा है कि ये ऊर्जा प्रदेश है और ऊर्जा प्रदेश के अंदर बिजली का निर्माण होता है। एक तरफ तो कहते हैं हम बिजली बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा और प्रदेशों से ज्यादा भी हमारे यहाँ बिजली के बिल ज्यादा जा रहे हैं और आए दिन रोज मीटरों का बदलाव हुआ करता है। पहले जब 2 महीने में बिल जाता था, आज वो बिल 1 महीने से जा रहा है और आने वाले टाइम में ये प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं, जो कि एक आम आदमी पहले जब पैसा जमा करेगा तब उसके बाद वो बिजली ले पाएगा। तो मेरा ये कहना है और कांग्रेस का पूरे हमारा ये कहना उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा लगातार अवैध नशे की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में जोधपुर पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने 10.3 ग्राम स्मैक के साथ 6 नशेड़ी तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया है। कोतवाल जोधपुर जगदीश ठकरियाल ने बताया कि जोधपुर क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि युवा स्मैक का नशा कर रहे हैं। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम द्वारा चांद मस्जिद के करीब एक घर पर छापेमारी की गई और इस दौरान इरशाद और पिंटू, जो लोगों को अपने घर में बैठाकर स्मैक का नशा करवाता था, उसे और 5 और नशेड़ियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में लगातार जो है इसमें किसी क्या जो नई पीढ़ी है वो इसमें पी रहे हैं और लोग पिला रहे हैं। तो इसी के कार्यक्रम में हमारे जो पुलिस टीम जो है कल जो है 4 बजे के बाद से एक जो पिंटू है, साथ एक सिस्टर भी है, तो लोगों को अपने घर में बैठा के इसमें चलाता है, उन सभी को जो है गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लगातार इससे दफ्तर में भी हमने एक सिस्टर को गिरफ्तार किया था लगातार। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद सिखाते हैं। वाहता घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। एसीसी सीमेंट, भरोसा अटूट। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. Madhusudan dahi, UHT milk and charts. किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसको छोड़ता भी नहीं है।
सुरक्षा भी देता है और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोहियों को उनकी सुरक्षा भी वापस ले लेता है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए दी जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ आज आप देख रहे होंगे। जब पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त था तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और अप्रैल 2020 से लेकर के अब तक और आगे 5 वर्ष तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा से सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप जाइए कहीं भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार करा के आ जाइए, कोई रोक टोक नहीं। और अब तो मोदी जी ने भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। लेकिन जब हम झारखंड में आते हैं, झारखंड में ये सुविधा वास्तविक रूप से यहाँ के गरीबों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। यहाँ पर बाबा